हाँ जी बच्चे, अब हम लोग बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने अकाउंट करेंट में कुछ और चीजें जो कुछ चेंजेस आते हैं। हमने पढ़ा कि अकाउंट करंट जब आप बनाते हैं तो अकाउंट करंट बनाने के 3 मेथड हैं। पहले मेथड को बोलते हैं इंटरेस्ट कॉलम मेथड, जिसमें हम इंटरेस्ट कॉलम बना के काम करते हैं। और दूसरा आपका है प्रोडक्ट मेथड, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूँ, प्रोडक्ट से भी करा चुका हूँ और आपको से इंटरेस्ट कॉलम से भी। एग्जाम में अगर आपको कुछ ना लिखा हो तो आप कौन सा मेथड लगाओगे? आप कोई भी मेथड लगा सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया थर्ड मेथड स्पेसिफिक होता है। थर्ड मेथड जनरली सूटेबल होता है किसके लिए? बैंकिंग के लिए। बट अभी मैं थर्ड मेथड पे नहीं जा रहा। अभी मैं अपने फर्स्ट और सेकंड मेथड में कुछ स्लाइड स्पेशल ट्रीटमेंट है, मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ। पहली बात मैंने आपको बताया था कि भी जब डेज काउंटिंग करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस काउंट करते हुए, ओपनिंग बैलेंस के लिए नंबर ऑफ डेज काउंट करते हुए हम ट्रांजेक्शन डे मतलब ड्यू डेट और क्लोजिंग डेट दोनों को लेते हैं, कोई दिन एक्सक्लूड नहीं करते, तो दोनों को इंक्लूड करते हैं। और रेस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन के लिए, बाकी सब ट्रांजेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? हम कौन सा वाला डेट एक्सक्लूड करते हैं? ड्यू डेट एक्सक्लूड करते हैं, फिर उसके बाद वाले दिनों काउंट शुरू कर देते हैं। अब होगा क्या बच्चे? अब एक स्पेसिफिक या कुछ स्पेशल केस बन रहा है। तो स्पेशल केस क्या है समझो। एक हमारा टॉपिक है जिसको बोलते हैं रेटिंग इंटरेस्ट। ये नया टॉपिक है बच्चे, इस पे हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसको क्या बोलते हैं? रेटिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। रेटिंग इंटरेस्ट क्या होता है जरा इसको समझते हैं कि ये होता क्या है। देखो लिखा भी है, मैंने रेड पेन से लिखा है इसलिए रेड इंक इंटरेस्ट। आपको प्रॉपर्टी देखो, हाँ जी, रेटिंग इंटरेस्ट क्या होता है जरा इसको समझते हैं। अभी तक हम जब हम अकाउंट करेंट क्लोज कर रहे थे तो उसकी एक क्लोजिंग डेट थी, और हम नंबर ऑफ डेज जो काउंट कर रहे थे वो कैसे काउंट कर रहे थे? वो ड्यू डेट से लेके क्लोजिंग डेट तक। सपोज करो अगर मेरी क्लोजिंग डेट 31 मार्च है और कोई ट्रांजेक्शन अगर मेरी 15 मार्च को होती है, मतलब ड्यू डेट अगर 15 मार्च है, तो हम लोग डेज कैसे कैसे करते थे? 15 मार्च से लेके 31 मार्च तक के डे काउंट करते थे, 15 मार्च को एक्सक्लूड करते थे और उसके बाद फिर 16 से लेके तो जो रिमेनिंग डेज थे वो ले लेते। मतलब 15 मार्च की अगर ड्यू ट्रांजेक्शन है तो फिर उसके बाद क्या होगा? फिर उसके बाद जो ट्रांजेक्शन होती थी, मतलब वो जो नंबर ऑफ डेज 16 बचते थे तो वो लेते थे। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप देखो पहले और दूसरे मेथड का कंसेप्ट आपको समझ आ जाएगा। मैं सपोज करो एक्स एंड वाई के बीच में ट्रांजेक्शन हुई, कौन से महीने में? मंथ ऑफ मार्च में हुई। इसने 1 मार्च को इसे 5 लाख रुपए के गुड्स बेचे, गुड्स सोल्ड है। मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल ही मैं बहुत सिंपल सा बना रहा हूँ। फिर इसने 5 मार्च को अगेन गुड्स सोल्ड की। ठीक है, अब यहाँ पर भी गुड्स 5 लाख के बेचे हुए, और फिर इसने 20 मार्च को एक बार फिर गुड्स बेचे 5 लाख। वाई ने कुछ पेमेंट्स करी है। पेमेंट्स कैसे करी है? वाई ने पेमेंट्स करी कैसे? एक उसने 3 मार्च को पेमेंट करी है। 3 मार्च को वो उसने करी है बच्चे, सपोज करो 4 लाख की। और फिर उसने 10 मार्च को फिर पेमेंट कर दी। 10 मार्च को उसने पेमेंट कर दी, सपोज करो 10 लाख की। उसने चेक बना के दे दिया। अब मैं अगर ध्यान से देखूं, मैं मार्च 31 को अगर इनका बैलेंस देखो कि एक्स और वाई के बीच में जो बैलेंस बच रहा है, तो वो बैलेंस कितना बच रहा है? 31 मार्च को, 31 मार्च को जो बैलेंस बच रहा है, तो वो बच रहा है बच्चे 5, 10, 15, 15 में से 14 आ चुके हैं। तो ये आ गया आपका 1 लाख रुपए का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। वो किसने लेना है? एक्स ने लेना है वाई से। ठीक है, लेकिन जब अकाउंट करंट बनता है तो मैंने आपको बताया था अकाउंट करंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? अकाउंट करंट में इंटरेस्ट को भी इंक्लूड करते हैं। दोनों के बीच ये एग्री हुआ था कि दोनों एक दूसरे के आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। किस रेट से? 10%। या मैं 10% ले लेता हूँ, हाँ ठीक है, 10% की रेट से ले लेता हूँ। तो ये अमाउंट जो एक्स ने लेना था वो 1 मार्च को लेना था। क्लोजिंग सेटलमेंट डेट क्या हो रही है? सेटलमेंट डेट है आपकी कौन सी? जो सेटलमेंट डेट बन रही है वो 31 मार्च बन रही है। अगर सारी ट्रांजेक्शन 31 मार्च को सेटल हो रही है तो हमारा अप्रोच ये होता है कि यहाँ पर जो सेटलमेंट हो रही है, यहाँ पर जो सेटलमेंट हो रही है, तो ये जो इंटरेस्ट है, मतलब इन अमाउंट्स पे एक्स को इंटरेस्ट लेना है, तो इस अमाउंट पे उसे इंटरेस्ट लेना है कितना? 30 दिन का। मतलब फर्स्ट डे को छोड़ देते हैं। इस पे जो इंटरेस्ट लेना है उसे 26 दिन का लेना है, 5 दिन हटा के। और इस पे जो उसे इंटरेस्ट लेना है उसे कितने दिन का लेना है? मतलब ये ट्रांजेक्शन की ड्यू हो गई थी। मतलब एक्स ने पैसा कब लेना था? एक्स ने पैसा 1 मार्च को लेना था।
ये वाला पैसा कब लेना था? 5 मार्च को। ये वाला पैसा कब लेना था? 20 मार्च को। तो इस पे 10 दिन का, 11 दिन का, सॉरी 11 दिन का इंटरेस्ट बनता है। इस पे 26 दिन का इंटरेस्ट बनता है। और इस पे कितना इंटरेस्ट बनता है? इस पे जो इंटरेस्ट बनता है वो बनता है टोटल कितने दिन का? 30 दिन का। उधर से भाई कहता मैंने आपको पेमेंट्स भी तो किया, तो मेरा भी तो इंटरेस्ट बनता है। मेरा पेमेंट कितना बनता है? यहाँ पर आ जाएगा 4 लाख का। तो 4 लाख का कितना इंटरेस्ट बनाओगे? यहाँ पर 4 लाख का जो इंटरेस्ट बनेगा 3 मार्च से लेके 31 मार्च तक बनेगा। ये इंटरेस्ट मुझे उसे देने होंगे। समझ रहे हैं आप? ये इंटरेस्ट मुझे उसे देने होते हैं, ये मुझे इंटरेस्ट लेने होते हैं। अगर मैं अकाउंट बनाता हूँ किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। एक्स के मतलब अकाउंट करेंट बना रहा हूँ किसका? वाई का। एक मतलब वाई का अकाउंट करेंट किसकी बुक में? इन दी बुक्स ऑफ एक्स बना रहा हूँ। तो ये अमाउंट जो है उसे, ये वाले जो अमाउंट जो 4 लाख है, इन पे इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। अब स्पेशल क्या आ रहा है? जो स्पेशल है वो समझना आपको। स्पेशल पॉइंट क्या है कि कभी कभी क्या होता है, जो अभी तक तो देखो जो ड्यू डेट्स है, ड्यू डेट जो भी होती है वो आपकी क्लोजिंग डेट से पहले आती है। जवाब नंबर। अब कई बार क्या होता है, जो ड्यू डेट्स होती हैं वो क्लोजिंग डेट के बाद होती है। अगर आपकी ड्यू डेट क्लोजिंग डेट के बाद आती है तो फिर एक प्रॉब्लम आएगी। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपने इस एग्जांपल को थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं यहाँ पर पेमेंट करा देता हूँ कितने की? यहाँ पर मैं पेमेंट कराता हूँ 5 मार्च की, 5 लाख की, सॉरी। और एक मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या? यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 15 मार्च को। यहाँ पर इसने 5 लाख रुपए दिए और इसने एक बीपी एक्सेप्ट किया है। पेमेंट तो करी उसने, वो भी बीपी एक्सेप्ट करके। और बीपी एक्सेप्ट हुआ है कौन सी डेट का? बीपी एक्सेप्टेड है बच्चे, ये है 1 महीने का है। तो अगर आप ध्यान से देखो, अगर 15 मार्च को मेरा एक बिल ड्रॉन है, 15 मार्च को एक बिल ड्रॉ हुआ है, मतलब एक्स ने बिल ड्रॉ किया, ऑब्वियस अगर वाई ने बिल एक्सेप्ट किया है तो एक्स ने बिल ड्रॉ भी किया होगा। तो जो बिल ड्रॉ हुआ है वो 15 मार्च का हुआ है। इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी? इसकी ड्यू डेट 1 महीने बाद बनेगी। और इसकी ड्यू डेट मतलब ये अमाउंट मुझे मिलेगा कब? ये अमाउंट मिलेगा मुझे कब? 18 अप्रैल को, 1 महीने बाद। याद है ना? ड्यू डेट कैसे बनाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की? बिल ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट हम ऐसे बनाते हैं, जो भी बिल पे डेट होती है उसमें उतना ही पीरियड ऐड करके 3 दिन ग्रेस ऐड और कर लेते हैं। मतलब अगर 15 मार्च को एक बिल लिखा गया 1 महीने का, तो 15 मार्च में क्या करेंगे? हम 1 महीना ऐड करेंगे तो 15 अप्रैल और 3 दिन ग्रेस जोड़ेंगे। तो अब ध्यान से देखो, ये वाला अमाउंट मुझे आज मिल गया क्या? क्या ये अमाउंट मुझे आज मिल गया? नहीं, ये अमाउंट मुझे आज नहीं मिला। ये अमाउंट मुझे कब मिला है? ये अमाउंट मिलेगा मुझे 18 अप्रैल को। तो मेरे पास ना अकाउंट करंट बनाने के दो तरीके हैं। 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख। ये टोटल मेरे पास कितने हैं? 15 लाख मैंने लेने, जिसमें से मैं मानूं कि मेरे पास अभी 9 ही आए हैं। इस 5 को मैं कंसीडर ही नहीं करूं। लेकिन लेकिन अगर मैं मान लेता हूं ये पैसे मेरे पास आ गए हैं, सपोज करो पेमेंट आ गई है, मैं ज्यूम कर लो। अभी तो देखो आपका बिल आया है, पेमेंट थोड़ी आई है। पैसा तो आया नहीं आपके पास, सिर्फ एक बिल आया है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपके पास आ गया है। तो इस बिल की ड्यू डेट क्या? आपको उसके पैसे कब मिलेंगे? 18 अप्रैल को। तो इसका मतलब है, अगर ध्यान से देखा जाए, आप क्या कर रहे हो, एक 18 अप्रैल को जो अमाउंट मिलने वाला है उसको आप पहले दिखा रहे हो। आप मान रहे हो कि वो ऑलरेडी मुझे रिसीव हो चुका है, 31 मार्च को वो ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। तो मतलब ये 15 मार्च को तो पेमेंट नहीं आई ना। इसकी पेमेंट कब आएगी? 18 अप्रैल को। सपोज करो 18 अप्रैल को ये ऑनर्ड भी हो जाता है। तो आप तो इस अमाउंट को, अगर मैं इस अमाउंट को रिसीव ना मानूं तो बैलेंस कितना आता है? 15 लाख में से 9 लाख गए, 6 लाख। ठीक है। लेकिन मैं मान रहा हूँ अकाउंट करेंट बनाते हुए कि ये यस, ये पैसा मेरे पास आ चुका है, बट एक्चुअल में तो मेरे पास पैसा आया ही नहीं। तो मैं क्या करता हूँ इस केस में? बोलता हूँ भाई मैं 18 अप्रैल को जो पेमेंट आ रही है मैं मान के चल रहा हूँ 31 मार्च को मेरे पास आ चुकी है। तो अब इस केस में मैं उसको इंटरेस्ट दूंगा नहीं, मैं इस पे इंटरेस्ट लूंगा। इसको बोलते हैं रेटिंग इंटरेस्ट। रेटिंग इंटरेस्ट का कंसेप्ट क्या होता है आपको समझना है कि जब ड्यू डेट, जैसे मैं अभी आपको वो थ्योरी समझाता हूँ, देखो इसमें होता क्या है, थोड़ी थ्योरी समझ लेते हैं कि रेटिंग इंटरेस्ट होता क्या है। रेटिंग इंटरेस्ट क्या है? देखो, कह रहे इन केस द ड्यू डेट ऑफ बिल और ट्रांजेक्शन, मतलब किसी भी बिल या ट्रांजेक्शन की डेट फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग द अकाउंट, अगर वो अकाउंट क्लोज करने के बाद आती है, देन नो इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर दैट। फिर कोई इंटरेस्ट अलाउ आप नहीं करोगे। तो मतलब वहां पर या यहाँ पर कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है, मतलब वहां पर यहाँ पर का मतलब है डेबिट में या क्रेडिट में, अगर आपको कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन आती है, ठीक है, जो जिसकी ड्यू डेट क्या पड़ती है? जिसकी ड्यू डेट ही बाद में है, जिसकी ड्यू डेट ही बाद में है, तो इसका मतलब है उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना। लेकिन आगे क्या लिखा है? हाउएवर फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग टू सच ड्यू डेट इज रिटन इन रेड इंक। रेड इंक से लिखते थे, मतलब पुराने जमाने में लाल पेन यूज होता था, रेड इंक यूज होती थी इन अप्रोप्रिएट साइड ऑफ अकाउंट करें। मतलब पुराने जमाने में हम क्या यूज करते थे?
रेड पेन यूज करते थे, लाल पेन से ये लिखा जाता था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये नेगेटिव इंटरेस्ट ही होता है। देखो क्या लिखा है, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड, सॉरी, द इंटरेस्ट इज कॉल्ड रेटिंग इंटरेस्ट एंड ट्रीटेड एज नेगेटिव इंटरेस्ट। इसको नेगेटिव इंटरेस्ट, नेगेटिव क्यों मानते थे, क्योंकि जिसने पैसे लेने हैं, मतलब जिसने पैसे लेने हैं वो लिखता तो वो क्रेडिट में था, मतलब हम मान के चल रहे हैं कि भाई मैं मान रहा हूँ कि बीपी आ चुका है, मेरे पास पेमेंट आ चुकी है, एक्चुअल में तो पेमेंट आई नहीं, मैं पेमेंट को पहले मान रहा हूँ, तो मुझे क्रेडिट में इंटरेस्ट लिखना है, बट वो क्रेडिट में इंटरेस्ट मुझे देने वाला नहीं होगा। अब क्रेडिट में क्या होगा, वहां पर लेने वाला इंटरेस्ट, तो मेरे पास चॉइस होती है, या तो मैं क्रेडिट में इसको नेगेटिव पे लिख दूं, या फिर मैं इसको कहा लिख दूं, डेबिट साइड में पॉजिटिव लिख दूं। आप समझना, आगे लिखा हुआ है, मैंने एक नोट भी दिया हुआ है, इफ प्रोडक्ट मेथड इज फॉलोड, अगर आप प्रोडक्ट मेथड को फॉलो करते हैं, देन प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज नेगेटिव। ठीक है, मतलब आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, एक छोटी सी ध्यान रखना, कि अगर किसी ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट, अगर किसी ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट अगर क्लोजिंग डेट के बाद फॉल करती है, जो अकाउंट करंट की लास्ट डेट होती है, और उसके बाद वो अगर फॉल करती है, तो इट मींस आपका इंटरेस्ट ऑफ नेगेटिव होगा। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, सारी सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, सब में क्या थी, ड्यू डेट क्लोजिंग डेट से पहले होती है, और नॉर्मली ड्यू डेट क्लोजिंग डेट से पहले ही होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग डेट ड्यू डेट के, मतलब ड्यू डेट क्लोजिंग डेट के बाद आती है, तो फिर वो नंबर ऑफ डेज आप क्या लोगे, जो इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे, वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन आपको नेगेटिव इंटरेस्ट है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं बच्चे, 9th में क्या है, जरा 9th की बात करते हैं, 9th में क्या लिखा हुआ है। 9th को अगर आप ध्यान से देखो, 9th में क्या है, 9th में आपको अकाउंट करंट बनाना है, किसका, आपको क्या लिखा है, ऑन 1st of January 2011 सूरी अकाउंट इन पूरी लेजर, सूरी का अकाउंट है किसके लेजर में, पूरी के लेजर में, शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 2500, जो कितना बैलेंस शो कर रहा है, 2500 का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस बिटवीन पूरी एंड सूरी। ठीक है, सूरी का अकाउंट बनाना है आपको, सूरी का अकाउंट बनाना है, ध्यान रखना। और आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है किसके लेजर में, पूरी के लेजर में, पूरी की बुक्स में, ठीक है ना, सूरी अकाउंट इन पूरी लेजर। और आगे कह रहा है जो अकाउंट सेटल हुए वो कब हुए, वो 31 मार्च 2011 को हुआ, बाय मीन्स ऑफ अ चेक सेटलमेंट हुई है। प्रिपेयर एन अकाउंट करंट इज टू बी सबमिटेड बाय पूरी टू सूरी एज ऑन 31 March 2011, टेकिंग इंटरेस्ट इनटू अकाउंट 10% पर एनम, कैलकुलेट इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट रुपी, आपको इंटरेस्ट नियरेस्ट रुपी तक लेना है। तो हम अकाउंट करंट बनाते हैं, देखो अकाउंट करंट कैसे बनेगा, आपको अकाउंट करंट बनाना है, क्योंकि किसकी बुक में आपको बनाना है, देखो तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसका लेजर बन रहा है बच्चे, लेजर जो बन रहा है वो हमारा बन रहा है सूरी का लेजर बन रहा है, वो भी किसका, सूरी इन अकाउंट करंट, तो ऊपर लिखेंगे सूरी इन अकाउंट करंट, अकाउंट करंट विद पूरी। और ये कब तक का बना रहे हैं बच्चे, अप टू 31 March 2011 तक बना रहे हैं, और एट द रेट ऑफ 10% जो ले रहे हैं पर इंटरेस्ट जो ले रहे हैं। तो पहला कॉलम किसका बनाते हैं, डेट का, फिर पर्टिकुलर्स, फिर हम बनाते हैं ड्यू डेट का, ड्यू डेट के बाद फिर हम बनाते हैं अमाउंट का, फिर डेज, और फिर इंटरेस्ट या प्रोडक्ट। यहाँ पर हमारा हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद ड्यू डेट, फिर अमाउंट, फिर डेज, कितने डेज का इंटरेस्ट निकालना है, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी डेट, फिर पर्टिकुलर्स, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, पर्टिकुलर्स, और फिर ड्यू डेट, और ड्यू डेट के बाद अमाउंट, डेज एंड इंटरेस्ट। तो ये मैं पहले मेथड से कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं प्रोडक्ट से भी कर रहा हूँ, दोनों से पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास ये कंसेप्ट आता है, अगर रेडिंग का कंसेप्ट आता है, तो फिर वो रेडिंग का कंसेप्ट कैसे लगेगा, दोनों केसेस में। सबसे पहले मुझे ओपनिंग बैलेंस लिखना है, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस कब का दिया हुआ है, सबसे पहले तो मुझे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, ये मेरा बैलेंस है January 1st 2011, 2011 January 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास है कितना, 2500 रुपये, 2500 का मेरा बैलेंस है, और इसकी ड्यू डेट भी क्या होगी, ड्यू डेट भी January 1st होगी। तो सूरी का लेजर है, ध्यान रखना, सूरी का काउंटर किसकी बुक्स में, पूरी की बुक्स में। तो यहाँ पर टू बैलेंस रेडी, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या बचे,
नेक्स्ट है आपके पास पुरी ने गुड्स बेचे, तो जनवरी 11 को पुरी ने गुड्स बेचे तो टू सेल्स अकाउंट कितना, टू सेल्स अकाउंट करके कितना आ जाएगा 3000, और इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी जनवरी 11 ही बनेगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है इसके बाद आपके जनवरी 24 को पुरी को रिसीव हुआ है प्रॉमिसरी नोट, वो भी सूरी से 3 महीने का। अगर पुरी से रिसीव हो रहा है आपको प्रॉमिसरी नोट, पुरी रिसीव सॉरी पुरी को मिला है सूरी से, तो एज ए पुरी आपने बिल रिसीव किया है। बिल कैसे होता है, आप एक बिल ड्रॉ करते हैं और वो बिल आपको कौन देता है, ड्रॉई एक्सेप्ट करके दे देता है। रिसीवर ऑफ बिल कौन होता है, हमेशा ड्रॉर ही तो होता है, जो मतलब आपका क्रेडिटर होता है। तो यहाँ आपने बिल ड्रॉ किया है, आप ध्यान से देखो, रिसीव अ प्रॉमिसरी, तो आपके लिए तो बिल रिसीवल हुआ ना, और बीआर ड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, पूरी अगर बिल ड्रॉ करेगा किस पे सूरी पे, तो अगर पूरी बिल ड्रॉ करता है सूरी पे तो हमारी एंट्री क्या होगी, बीआर डेबिट टू आपकी सूरी हो जाएगी, तो बीआर टू सूरी। तो यहाँ पर अगर मैं एंट्री लिखूं तो यहाँ पर कब होगा जनवरी 24, और ये आ जाएगा बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बाय बिल, आपने बिल ड्रॉ किया, ध्यान रखना आप एज ए पूरी आपने सूरी पे, और इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी, 3 महीने का बिल है तो इसकी जो ड्यू डेट है वो क्या बनेगी, 1 महीने बाद फरवरी 24, मार्च 24, अप्रैल 24, 3 दिन आप ग्रेस पीरियड भी लोगे बिल ऑफ एक्सचेंज के, तो आपकी अप्रैल 27 बनेगी। तो आप ध्यान से देखो, अब आपकी जो ड्यू डेट आ गई वो आपके अकाउंट क्लोजिंग के बाद होगी, क्योंकि अकाउंट क्लोजिंग कब आ रहा है 31 मार्च को। तो इसके डेज कैसे काउंट करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अमाउंट कितना है बच्चे, अमाउंट है आपका 2500 रुपये। फिर नेक्स्ट है इसके बाद फेब्रवरी 1 को है सूरी सोल्ड गुड्स टू पूरी, सूरी ने गुड्स बेचे हैं किसको, पूरी को। सूरी सूरी गुड्स बेच रहा है किसको, सूरी बेच रहा है, तो सूरी बेच रहा है तो हम क्या है, पूरी है, तो एज ए ये क्या आ जाएगा, बाय परचेजेस की एंट्री आ जाएगी। तो पूरी की बुक्स में तो क्या होगा, परचेजेस होगी ना, कितने की 5000 की, और इसकी ड्यू डेट भी क्या बनेगी, Feb 1 ही बनेगी। फिर उसके बाद क्या है बच्चे, अब पूरी ने गुड्स बेचे हैं तो ये बचेगा, ये कब आएगा Feb 4 को, तो ये आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, और इसकी ड्यू डेट भी क्या होगी, ड्यू डेट होगी Feb 4, और अमाउंट कितना आएगा बच्चे यहाँ पर 4100 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, सूरी रिटर्न गुड्स टू पूरी। अब सूरी अगर मुझे गुड्स वापस कर रहा है तो ये सेल्स रिटर्न होगी या परचेज रिटर्न होगी, सूरी तो पूरी का पॉइंट ऑफ से कौन से गुड्स वापस करेगा, जो पूरी ने बेचे होंगे, तो ये हमारे लिए क्या होगी, सेल्स रिटर्न होगी। तो उसने सेल्स रिटर्न कब करी है, Feb 7 को, तो Feb 7 सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है, सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, तो ये बाय सेल्स रिटर्न करके आता है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट करके कितना आएगा बच्चे, सेल्स रिटर्न करके जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा 500 रुपये, तो मुझे यहाँ लिखना है, और इसकी ड्यू डेट भी क्या होगी, इसकी ड्यू डेट होगी Feb 7। अब नेक्स्ट है सूरी सोल्ड गुड्स टू पूरी, मार्च 1 को सूरी ने फिर गुड्स बेचे हैं किसको, पूरी को, सूरी ने बेचे, तो सूरी बेच रहा है तो पूरी के लिए तो परचेजेस हुई, तो मार्च 1 को आप क्या लोगे, मार्च 1 को आप लोगे बाय परचेजेस करके, अगेन परचेजेस आ जाएगा, तो परचेजेस अकाउंट, इसकी ड्यू डेट भी क्या बनेगी, इसकी ड्यू डेट भी बनेगी March 1, तो March 1 को मैं क्या लिखूंगा, सूरी सोल्ड गुड्स टू पूरी, तो पूरी के लिए परचेजेस है 2800। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या बचे, नेक्स्ट है पूरी ने गुड्स बेचे, तो पूरी ने बेचे March 18 को, March 18 को, तो ये आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, और ये आ जाएगा, इसकी ड्यू डेट भी क्या बनेगी March 18 ही बनेगी, और इसमें आपका जो अमाउंट आएगा कितना आएगा 4600। अब सूरी ने बेचे, तो ये थोड़ा सा ना क्वेश्चन कंफ्यूजिंग सा है, पूरी सूरी, तो आपको पूरी का पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना है, पूरी की बुक में, तो आपको अगर एज ए पूरी अगर आप सेल कर रहे हो, इसमें ना परचेजेस वर्ड नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने बार बार सेल वर्ड यूज किया है, तो यहाँ पर जब कौन बेच रहा है, सूरी जब जब बेचेगा तो पूरी के लिए वो क्या बनेगी, परचेजेस बनेगी, तो बाय परचेजेस। ठीक है, अब परचेजेस अकाउंट कितना आएगा बच्चे, परचेजेस अकाउंट करके आ जाएगा आपका 2000, और इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी, इसकी ड्यू डेट भी बनेगी March 20। अब मुझे क्या करना है, एक तो मुझे डेज काउंट करने हैं, और फिर उसके बाद मुझे इंटरेस्ट भी निकालना है, और इंटरेस्ट का बैलेंस निकालना है। देखो जरा, पहले मैं बैलेंस चेक कर लेता हूँ, वैसे ही बैलेंस चेक करता हूँ मेरा बैलेंस आ कितना है। अगर बैलेंस चेक करूँ और अगर देखूँ तो मेरा बैलेंस कितना बन रहा है, मेरा बैलेंस बन रहा है 2500 प्लस कितना 3000, और प्लस कितना 4100 प्लस 4600, माइनस करो तो इसमें से डेबिट वाला कितना, माइनस करो कितना 2500, माइनस कितना 5000, माइनस कितना 500, माइनस कितना 2800,
और माइनस कितना आ जाएगा 2000। अब 1400 का बैलेंस आता है, अगर आप चेक करो तो ये 1400 का आता है, बट इंटरेस्ट की बातें भी तो होंगी क्योंकि अकाउंट करंट में क्या होता है। अब आप देखो, आपने ये पैसा 1 जनवरी को लेना था, सेटलमेंट की डेट कब है, मतलब सेटलमेंट की डेट कब होता है, इस दिन वो आपको पेमेंट कर रहा है सारी। तो ये 2500 को आप पे इंटरेस्ट कितना बनेगा मार्च 31 तक, आपका जो नंबर ऑफ डेज बनेंगे वो कितने बनेंगे। जनवरी में 31 दिन होते हैं, जनवरी में बचे कितने 30, 2011 लीप ईयर तो नहीं है, तो 30 और 28 58, 58 प्लस, अगर मैं देखूं 58, अगर आप इसमें जोड़ो, अगर आप सॉरी जनवरी फर्स्ट आपकी ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस के लिए तो आप दोनों दिन लोगे ना, तो 31 प्लस 28 प्लस मार्च के 31, तो ये टोटल आ जाएगा 90 दिन आ जाएगा, या 90 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, इसमें कितने दिन का लगेगा, इसमें लगेगा आपका जनवरी 11 के बाद काउंट करो, तो 11 दिन आप इसमें कम कर दो, तो ये हो गया आपके 89 डेज, सॉरी 89 नहीं 79 डेज। और इसमें आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, फेब 4 से, फेब के 28 होते हैं, 24 प्लस 31, तो ये कितने दिन का लगेगा, 55 डेज का इंटरेस्ट लगेगा, 55 डेज का। ठीक है, फिर इसके बाद इंटरेस्ट कितने दिन का लगेगा बच्चे, मार्च 18 से 31 के बीच कितने दिन बचे, 13 दिन बचे, तो ये 13 दिन का इंटरेस्ट आएगा। इसमें देखूं तो मेरा इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चे, अगर इसी को देखूं तो यहाँ मेरा अप्रैल 27 ना, ध्यान से देखो ये आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, तो यहाँ पर ना मैं 27 दिन तो बनेंगे, बट ये 27 दिन नेगेटिव काउंट होगा, मतलब मुझे आप ऐसे देखो, मैं एज ए पूरी ये अमाउंट्स में क्लेम करता हूँ सूर्य पे कि ये अमाउंट्स मैंने लेने थे, ये मैंने 1 तारीख को लेना था, ये 11 को लेना था, ये 4 फरवरी को लेना था, और ये 18 मार्च को लेना था। तो मैं कहता हूँ भाई 31 मार्च की अगर सेटलमेंट डेट है तो इन पे मेरा इंटरेस्ट आप आज सेटल कर रहे हो ना मेरा अकाउंट, तो आज तक का इंटरेस्ट दे दो मुझे। वो कहता है ये अमाउंट्स मैंने आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो आप इनका इंटरेस्ट मुझे दे दो। अब ये वाला जो अमाउंट है हमारे को एक्चुअल में मिला नहीं है, ये कब मिलेगा, 27 अप्रैल को, और मैं मान के चल रहा हूँ क्लोजिंग बैलेंस निकालते कि मुझे अमाउंट रिसीव हो गया है। तो क्या मैं मार्च 31 को उस अमाउंट की रिसीविंग दिखा रहा हूँ जो अमाउंट मुझे 27 अप्रैल को मिलेगा, क्या मैं पहले दिखा रहा हूँ, तो मैं पहले दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे इस पर इंटरेस्ट देना थोड़ी है, इंटरेस्ट मुझे लेना है। अब इंटरेस्ट लेना है तो मुझे डेबिट साइड में आना चाहिए था, क्योंकि जिस पे इंटरेस्ट लेना होता है वो डेबिट में, बट ये ट्रांजेक्शन ही किसकी है, ये है ही क्रेडिट की, तो डेबिट वाली ट्रांजेक्शन हमें लिखनी पड़ रही है यहाँ पर क्रेडिट में, तो इसीलिए हम क्या करते हैं इसको नेगेटिव बना के लिख देते हैं। तो आप होता क्या है, आप उस ट्रांजेक्शन या उस अमाउंट को रिसीव करके या ड्यू करके पहले से दिखा देते हो, इसकी ड्यू डेट ही बाद में आती है। तो इस केस में आपको इंटरेस्ट 27 दिन पहले दिखा रहे हो, मतलब मार्च 31 को ही ये अमाउंट आप पहले से रिसीव करके दिखा रहे हो, एक्चुअल में इसकी रिसीविंग तो 27, या तो आप इसको माइनस ही मत करो, ठीक है, फिर आगे जाके सेटल हो जाएगा, लेकिन अकाउंट करंट में हम ऐसा नहीं करते। अकाउंट करंट में हम इसको आज ही सेटल, 31 तारीख को बैलेंस निकालते हुए, 31 तारीख को मैंने बैलेंस कितना लिखा, 1400 लिखा ना, तो जब मैं 1400 लिखा है तो इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूँ ये 2500 रुपए मुझे मिल चुके हैं। एक्चुअल में आपने सिर्फ एक, आपने मुझे प्रोमिसरी नोट दिया हुआ है, ऐसा मिला नहीं है मुझे। तो इस केस में क्या होगा, 27 दिन पहले मैं रिसीविंग मान रहा हूँ, तो इस पे तो मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना। फिर मैं क्रेडिट, यूजुअली मैं क्रेडिट की ट्रांजेक्शन पे क्या करता हूँ, मैं इंटरेस्ट देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे इंटरेस्ट लेना है बट मुझे लिखना ही यही है, तो मैं रेड पेन का यूज करता हूँ, और इसलिए मैं क्रेडिट में यहाँ पर अब 27 दिन का इंटरेस्ट मेरा नेगेटिव बनेगा। फिर उसके बाद फैब फर्स्ट से अगर डे काउंट करो तो फैब फर्स्ट से कितने हुए, फैब के 27 दिन प्लस 31 दिन उसके, तो टोटल हो गया 58 डेज। फिर उसके बाद फैब 7, तो फैब 7 की अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो फैब में कितने दिन बने, 28 में से 7 गए, 21 प्लस 31, तो टोटल दिन बन गए 52, 52 डेज का इंटरेस्ट बनेगा। यहाँ पर मार्च 1 में कितना बनेगा, 30 दिन का, और इसमें कितने दिन का बनेगा, 8 दिन का इंटरेस्ट बनेगा। अब जरा इंटरेस्ट निकालो 10% में, 2500 का आप इंटरेस्ट निकालो 90 दिन के लिए, तो 2500 का अगर मैं कैलकुलेटर चलाऊं तो 2500 का मेरा जो इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 2500 का 10%, तो 250 इंटू 90 डिवाइड बाय 365, तो मेरा पहला इंटरेस्ट जो बन रहा है वो बन रहा है 61.64। ठीक है, दूसरा जो मेरा इंटरेस्ट बनेगा वो 79 डेज के लिए बनेगा, तो ये आ जाएगा 3000 इंटू में, 3000 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, और 10% निकालना है, 300 इंटू 79 डिवाइड बाय 365, तो ये आ गया 64.93, ये इंटरेस्ट बनेगा। अब मुझे 4100 पे निकालना है 55 दिन का, तो ये मेरा इंटरेस्ट बन रहा है कितना, ये बन रहा है 61.78, राउंड अप करके, और फिर ये 4600 का 13 दिन का, तो
इंटू 13 डिवाइड बाई 365। तो ये इंटरेस्ट बन रहा है मेरा बच्चों 16.38 का इंटरेस्ट बन रहा है। अब जो पहला वाला इंटरेस्ट आ रहा है वो नेगेटिव बन रहा है, ये नेगेटिव बन रहा है। नेगेटिव क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट मेरा, तो मैं अभी इसको रेड पेन से लिखता हूँ। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 2500 का 27 दिन का इंटरेस्ट। एक्चुअल में इंटरेस्ट नेगेटिव का मतलब होता है लेना है, लेकिन लिख का रहे हैं हम इधर, तो इसलिए इसको रिवर्स करके नेगेटिव आइटम करके लिखना पड़ेगा ना। डेबिट वाली आइटम अगर क्रेडिट में लिखोगे तो वो आपको माइनस के एज ए माइनस ही लिखनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा 2500 इंटू 27 डिवाइड बाय 365। तो ये आ गया आपका 18.49। तो ये 18.49 का इंटरेस्ट बनेगा और ये नेगेटिव इंटरेस्ट बनेगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, क्योंकि मैं पहले ही रिसीविंग मान रहा हूँ, मैं पहले से आपके बैलेंस में इस अमाउंट को डिडक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअल में मुझे रिसीव नहीं हुआ, मैं एज ए पूरी मैं आपका बैलेंस निकाल रहा हूँ। ये 2500 रुपये मैंने कम कर लिए, पहले से ही कम कर लिए। तो कम कर ली इसका मतलब क्या है, मैं 31 मार्च को ही मान के चल रहा हूँ कि वो अमाउंट जो मुझे अभी तो 27 को रिसीव ही नहीं हुआ, आप देखो ना 27 को रिसीव होगा ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं आज ही मान के चल रहा हूँ यस उसके पैसे आ चुके होंगे। आपका बैलेंस निकालते हुए मैं इस अमाउंट को क्या कर रहा हूँ, मैं कम कर रहा हूँ। ठीक है, अब 5000 का 58 दिन के लिए, तो 500 इंटू 58 डिवाइड बाई 10% सीधा सीधा करो तो 79.45। तो 79 ये रेड पेन से नहीं लिखना, या पेपर में भी जरूरी नहीं है कि आप लिखें, आप ब्लू पेन से भी लिख सकते हैं। ये तो मैं आपको वैसे ही समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि पुराने जमाने में रेडिंग यूज होती थी तो वैसे अब आ जाएगा 50 इंटू 52 डिवाइड बाई 3। तो ये इंटरेस्ट बना 7.123, तो इसको करो तो 7.12, ये आपका इंटरेस्ट बनेगा। 2800 का कितना बनेगा, ये इंटरेस्ट बनकर आएगा आपका 23.01, और ये आ जाएगा 2000 का ये आ गया आपका 4.38, ये आपका इंटरेस्ट आएगा 4.38, ये आपका इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, अब आपको इंटरेस्ट का बैलेंस निकालना है। सबसे पहले आप लिखो बाय बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, बैलेंस सीडी निकाल दो, बैलेंस सीडी इंटरेस्ट का निकालो। तो इधर का इंटरेस्ट कितना बन रहा है 61 पॉइंट, ये आपका आ जाएगा 64 प्लस 64.93 प्लस 61.78 प्लस 16.38, टोटल आ गया 204.73। और इधर इंटरेस्ट कितना बनेगा, इधर ये माइनस का लेगा, ध्यान रखना ये माइनस का इंटरेस्ट लेगा। 79.45 प्लस 7.12 प्लस 23.01 प्लस 4.38, ये टोटल आ रहा है, और इसमें से माइनस कर दो 18.49, तो ये आ रहा है आपका 95.47। इधर का आ रहा है 95.47 टोटल आ रहा है, इसमें से माइनस कर दो 204.73। तो आपका इंटरेस्ट जो बन रहा है 109 रुपये 26 पैसे। तो आंसर देखो कितना हो रहा है 109 रुपये, 109 पे राउंड ऑफ किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इंटरेस्ट की वैसे बैलेंस निकालू तो ये आ जाएगा आपका बैलेंस शीट इंटरेस्ट का 109 रुपये 26 पैसे बनेगा इंटरेस्ट का, जो टोटल आएगा 204.73। अब आपका जो बैलेंस एक्चुअल में तो आपको इसका चाहिए, तो आप एक इंटरेस्ट की एंट्री बुक करोगे कब 31 मार्च को, जब आपको इंटरेस्ट लेना है। तो एंट्री क्या होगी, अगर आप एज ए पूरी अगर आपको इंटरेस्ट लेना है किससे, आपको किससे सूरी से, तो आप क्या लिखोगे सूरी टू इंटरेस्ट, क्रेडिट में इनकम आएगी ना, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट आपका इंटरेस्ट आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपका इंटरेस्ट जो 109 रुपये आपने लगाना। अब आप बैलेंस निकाल दो, बैलेंस कितना आएगा, दोबारा से इसको टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 2500 प्लस 3000 प्लस 4100 और प्लस 4600। ठीक है, 14200 और प्लस 109 इंटरेस्ट जो लेना है, तो 14309 टोटल बन रहा है आपका। ठीक है, उधर से देखें कितना आ रहा है, उधर से आ रहा है अमाउंट माइनस कर लेना, बस इंटरेस्ट पे माइनस होगा, माइनस 2500 माइनस कितना माइनस 5000 माइनस 500 माइनस कितना 2800 और माइनस कितना माइनस 2000। तो ये आपका जो बना वो बैलेंस बना कितना 1509 रुपये का बैलेंस आया 1.09 और 14309, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, ये आपका फाइनल बैलेंस आ रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन बन रही है तो आप बताओ। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है जब आपकी ड्यू डेट, ध्यान रखना
अगर किसी क्वेश्चन में आपकी कोई भी ड्यू डेट ट्रांजेक्शन की क्या होती है, बाद में आती है, बट आप उसको अभी कंसीडर कर रहे हो, तो फिर इंटरेस्ट नेगेटिव होता है, वो आप नेगेटिव इंटरेस्ट की तरह। ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? यस, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को अगर मैं किससे करता, मैं प्रोडक्ट मेथड से करता, तो मैं ये पेज उठा रहा हूँ, इसी को एज इट इज यूज कर रहा हूँ। मैं पहले ट्रांजेक्शन सारे लिख देता हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अब सेम वही चीज, पहले मैं सारी ट्रांजेक्शन लिख देता हूँ। ऐसे लिखेंगे, सूरी इन अकाउंट करेंट विथ पूरी। और ये कब तक आएगा, अप टू 31 मार्च 2011। और जो इंटरेस्ट है वो किस रेट से, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद अमाउंट, और पहले ड्यू डेट पर लिखेंगे, फिर अमाउंट, फिर डेज, और फिर अब कौन सा आ जाएगा, अब प्रोडक्ट का कॉलम आएगा। तो डेट, पर्टिकुलर्स, आपका ड्यू डेट, और ड्यू डेट के बाद क्या आ जाएगा, अमाउंट, और फिर डेज, और फिर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वही डेट, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद आपके 4 कॉलम, एक किसका, एक ड्यू डेट का, एक डेज का, और सर एक अमाउंट का, और एक डेज का, और एक प्रोडक्ट का। एक इस तरीके से कॉलम बना। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं बच्चे, इसमें हम लोग सबसे पहले वही सारी ट्रांजेक्शन लिख लेता हूँ। 2011 पहले मैं ट्रांजेक्शन एज इट इज नोट कर रहा हूँ। ठीक है, जनवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस था कितना था, 2,500 रुपये का। इसकी ड्यू डेट क्या थी, जनवरी 1, और इसके लिए तो दोनों दिन ही लेने होते हैं ना ओपनिंग बैलेंस के लिए। फिर उसके बाद जनवरी 11 टू सेल्स अकाउंट, और इसकी भी ड्यू डेट क्या थी, जनवरी 11 की, कितना, 3,000। और फिर उसके बाद February 4 की ट्रांजेक्शन थी, February 4 की, देखो ना आपके पास क्वेश्चन तो हुआ पड़ा, February 4 की है, टू सेल्स, और इसकी ड्यू डेट भी क्या बनेगी, February 4 ही बनेगी। और ये कितना है, 4100 का। इसमें नंबर ऑफ डेज थे 90, इसमें कितने बन रहे हैं, 79, और इसमें कितने दिन बन रहे थे आपके, 55। और फिर अगेन क्या है, मार्च 18 थी, किस नाम से, टू सेल्स अकाउंट। ये है आपका मार्च 18 थी, और इसमें अमाउंट था कितना, 4600। और इसमें जो इंटरेस्ट बन रहा था वो कितने दिन का बन रहा था, वो 13 दिन का बना। ठीक है, अब आ जाओ इधर, 2011 जनवरी 24, तो यार था बाय बिल रिसीवल। आप बाय बिल रिसीवल के नाम से दिखा रहे थे, बाय BR अकाउंट। ठीक है, इसमें अप्रैल 27 थी, इसमें हम माइनस के डेज रेड पेन से लिख रहे थे। इसमें मेरे डेज जो बन रहे थे, अमाउंट कितना था, अमाउंट तो 2500 था, अमाउंट नेगेटिव नहीं, अमाउंट तो पॉजिटिव ही लिखना है। पेपर में रेड पेन नहीं यूज कर रहा, कोई जरूरी नहीं आप रेड पेन यूज करेंगे। माइनस के 27, और आप मल्टीप्लाई करोगे, आप प्रोडक्ट निकालना है, तो आप प्रोडक्ट मेथड से करेंगे कि प्रोडक्ट से हमारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो अब जरा आगे करते हैं बच्चों, देखो जरा कितना आएगा। अब नेक्स्ट है, इसके बाद आपका नेक्स्ट है आपकी ट्रांजेक्शन फेब फर्स्ट की बाय परचेजेस अकाउंट कितना, इसकी ड्यू डेट Feb 1 ही बनेगी, और अमाउंट कितना है, 5,000। और इसमें इंटरेस्ट कितने दिन का, 58 डेज का। फिर उसके बाद फेब 7 को क्या आएगा, बाय सेल्स रिटर्न, और ये क्या आ जाएगा, Feb 7 ही आ जाएगा। इसमें कितना है, 500, और इसमें कितने दिन है, 52। फिर उसके बाद है मार्च 1, बाय परचेजेस अकाउंट, और इसमें भी ड्यू डेट क्या बनेगी, March 1 बनेगी। कितना आ जाएगा आपका, 2800, और कितने दिन का, 30 दिन। फिर उसके बाद मार्च 23 में क्या होगा बच्चे, ये आ जाएगा बाय परचेजेस। मैंने तो सारी ट्रांजेक्शन एज इट इज कॉपी की, अभी तो कुछ मैंने एक्स्ट्रा किया नहीं। यहाँ पर आ जाएगा बाय परचेजेस March 23, और ये आ जाएगा आपका 2000, और इस पे जो डेट बन रहा है 8। अब आप देखो प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं, तो अब मैं कैलकुलेशन क्या करूंगा, अब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा। ठीक है,
अब मैं प्रोडक्ट निकालूंगा, पिछले वाले मैंने इंटरेस्ट निकाला था, अब मैं प्रोडक्ट लिखूंगा, जैसे मैंने इंटरेस्ट नेगेटिव लिखा था, अब मैं प्रोडक्ट को नेगेटिव लिखूंगा। तो मैंने प्रोडक्ट्स निकालते, मेरे प्रोडक्ट आ कितने हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करूँ 2500 को 90 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ रहा है, 2,25,000, ये 2,25 आ रहा है। फिर मैं 3,000 को मल्टीप्लाई करूँ किससे, 79 से, तो ये मेरा कितना आ रहा है, आ रहा है 2,37,000। फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूँ किसको, 4100 को मल्टीप्लाई करूँ किससे, 55 से, तो ये कितना आ रहा है बच्चे, 2,25,500, 2,25,500 आ रहा है, ठीक है जी, 2,25,500 आएगा। फिर इसके बाद 4600 इंटू 13, तो ये कितना आ रहा है बच्चे, कह रहा है 59,800। बस वही है, आप पिछले मेथड में क्या कर रहे थे, पिछले मेथड में आप इंटरेस्ट निकाल रहे थे, यहाँ आप प्रोडक्ट से करो। अब ये वाला नेगेटिव लिखना, तो रेड पेन से यूज करना, एग्जाम में करने की जरूरत तो नहीं होती, कर दो तो कोई बात नहीं, जैसे आप रेड पेन यूज मत ही करना। 67,000 ये आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 67,500 और ये आपका नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। फिर अगला टोटल है 58 को मल्टीप्लाई करो किससे, 5,000 से, तो ये आपका टोटल कितना आएगा, ये आ जाएगा 290, ठीक है। आप ब्लू पेन से ही करना, रेड पेन से कोई जरूरत नहीं है, 290, ठीक है। फिर उसके बाद 500 इंटू कितना, 52, ठीक है, कितना आ जाएगा, 26,000, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका 2800 इंटू कितने दिन, 30 दिन, तो ये आपका आ रहा है 84,000, और ये आपका नेगेटिव है, ध्यान रखना ये नेगेटिव है इसलिए ब्रैकेट में दिखा देना। और फिर आ जाएगा 2000 इंटू 8, ये 16,000। अब इधर का टोटल अगर मैं करूँ, इस साइड का टोटल बन कितना है, तो ये आ जाएगा 225 प्लस 237 प्लस 225,500 प्लस 59,800, तो ये आ गया 747,300, ये इधर का टोटल है, और इधर का ही ज्यादा, हम ये पहले देख चुके हैं, डेबिट का इंटरेस्ट ज्यादा। उधर देखो तो 290 प्लस 26,000 और प्लस 84 प्लस 16,000, और इसमें से माइनस कर दो 67,500, ये माइनस करो तो ये आ गया 348,500, 348, इधर का टोटल आ रहा है मेरे पास 290 प्लस 26,000 प्लस 84 प्लस 16, ठीक है, अब माइनस कितना 67,500, तो इधर का टोटल आ रहा है 348, जबकि मैं माइनस करूँ किससे, 747 में से माइनस करूँ, 747 300 में से माइनस करूँ तो मेरा बैलेंस बचता है कितना, 398,800 बचता है, तो ये मेरा बैलेंस शीट आ जाएगा मार्च 31 को। ये किसका बैलेंस होगा, मार्च 31 को इसको लिखूंगा बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, मेरा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ये कितना आ रहा है मेरा, टोटल तो वही है 747,300, और ये आ जाएगा 398, जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा 398,800। एक चीज ध्यान रखनी है, डेबिट ये वाला बैलेंस होता है, डेबिट का एक्सेस है, तो मुझे इंटरेस्ट लेना है, तो यहाँ पर मैं इंटरेस्ट लूंगा कौन सी डेट में, मार्च 31 को मैं क्या करूंगा, मार्च 31 को मैं टू इंटरेस्ट करके इंटरेस्ट लूंगा, टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना लूंगा, 398 और कितना 800, और इसका मैं कितना निकालूंगा 10%, और इंटू में 1/365, ये आ जाएगा, तो इंटू में 10% और डिवाइड बाय 365, तो ये वही 109 रुपये आ रहा है लगभग, तो 109 रुपये राउंड अप करो तो टोटल वही आएगा जो पहले आ रहा था, 14,309 और 14,309, और जो बैलेंस बचेगा अमाउंट का वो आ जाएगा मार्च 31 को, ये बैलेंस बचेगा, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी, ये मेरा बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस सीडी अमाउंट का बैलेंस कितना बचेगा, जो पहले आ रहा था कितना आ रहा था मेरा, इसमें वो ही आएगा 1,509, ठीक है ना, 1,400 अमाउंट वाले और जो इंटरेस्ट के हैं वो मिला के। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी ड्यू डेट, आपको बेसिक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपकी ड्यू डेट जो है वो क्लोजिंग डेट के बाद फॉल करेगी, तो फिर आपका तरीका कैलकुलेशन का बदल जाएगा, फिर बदलेगा, फिर आपको नेगेटिव इंटरेस्ट लेना है। आप इधर इधर भी अगर आ सकती है, हो सकता है एक अमाउंट आपका ड्यू बाद में हो रहा हो, और मतलब मार्च 31 की अगर आप उसे पहले ही ड्यू बुक कर लेते हो, ठीक है, जैसे सपोज कर आपने मार्च 18 को गुड्स बेचे, बट इसकी ड्यू डेट क्या है, अप्रैल 24 है,
या अप्रैल 27 है, तो आप 27 दिन पहले ही ट्रांजेक्शन को बुक कर रहे हो ना, आप 27 दिन पहले ही बैलेंस निकालते हो, उसके अमाउंट को कंसीडर कर रहे हो। इन दैट केस फिर हम क्या करेंगे, अगर आप ऐसा करोगे तो फिर आपको इंटरेस्ट यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। तो जरूरी नहीं इंटरेस्ट नेगेटिव आए, तो जहां पर आपकी ट्रांजेक्शन आप लिखते हो ऑपोजिट साइड में आप क्या करना, माइनस का करके लिख सकते हो। इसमें कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं, और उसमें एक और क्वेश्चन कुछ ऐसे करते हैं जिसमें रेडिंग इंटरेस्ट की बात होगी, रेडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन रहा है, हाँ जी, जो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम दी फॉलोइंग फॉलोइंग आर दी ट्रांजेक्शन दैट टुक प्लेस बिटवीन जी एंड एच, जी और एच के बीच में हो रही है, और आपको इनके लिए क्या बनाना है, अकाउंट करेंट बनाना है। और जी और एच के लिए बस इंपॉर्टेंट चीज है, अकाउंट करेंट बना कौन रहा है, जी और एच में से कौन बना रहा है, ये देख लो आप लोग। और 6 महीने का बनाना है, अक्टूबर 2010 से लेकर 31 मार्च 2011 तक का बनाना है। और अकाउंट करंट ड्रॉप करना है 31 मार्च 2011 को, ये आपकी क्लोजिंग डेट है। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस के लिए आप क्या करते हैं, दोनों दिन लेते हैं। और फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट है, अकाउंट टू बी रेंडेड बाय जी टू एच, जी बना रहे हैं किसके लिए, एच के लिए। तो ध्यान रखना, जी की बुक में आपको एच का लेजर बनाना है, ऐसे आपको बनाना है। जी की बुक से रेंडेड बाय जी, रेंडेड बाय जी टू एच। चार्जिंग इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आप चार्ज कर रहे हो किस रेट से कर रहे हो, 10% पर एनम से। और आगे लिखा है इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड टू नियरेस्ट रुपी, आपको नियरेस्ट रुपी तक इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना, मतलब राउंड ऑफ करना है, डेसिमल में आपको इंटरेस्ट नहीं लेना। तो यहाँ पर मैं अकाउंट करंट बनाता हूँ, बच्चे देखो, यहाँ मैं ऊपर हेडिंग क्या लिखूंगा, सेम वही। यहाँ पर किसका अकाउंट कर रहा है, एच का, एच इन अकाउंट करेंट, अकाउंट करेंट, एच इन अकाउंट करेंट विद जी। और कब तक है, अप टू 31 मार्च, 31 मार्च तक का बन रहा है 2011। और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट जो रेट लग रही है, एट द रेट ऑफ, इंटरेस्ट जो लग रहा है वो एट द रेट ऑफ 10% पर एनम लग रहा है। ठीक है, इसमें इसके बाद आप जो कॉलम बनाते हो, कौन कौन से कॉलम बनाते हो बच्चा, जो कॉलम्स बनते हैं, कौन कौन से कॉलम्स बनाए आप लोगों ने। पहला कॉलम किसका बनाया था आपने, डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, फिर ड्यू डेट का, फिर उसके बाद अमाउंट, फिर डेज, और फिर प्रोडक्ट। फिर उसके बाद सेम यहाँ पर डेट, पर्टिकुलर, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज एंड प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट मेथड से करते हैं तो डेट, डेबिट, क्रेडिट आप लिख दो, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद आपका क्या आ जाएगा बच्चे, अमाउंट, डेज एंड प्रोडक्ट। फिर उसके बाद सेम वही डेट, पर्टिकुलर्स, ड्यू डेट, अमाउंट, डेज एंड फिर अगेन इसके बाद प्रोडक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली ट्रांजेक्शन क्या है, अगर आप देखो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, सबसे पहली ट्रांजेक्शन पढ़ो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या लिखा है, अक्टूबर 1 को, अक्टूबर 1 2010 से शुरुआत करें, 2010, 2010। तो सबसे पहले अगर मैं ट्रांजेक्शन की बात करूँ तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अक्टूबर 1, आपको लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ बैलेंस ड्यू टू जी बाई एच, बैलेंस किसने देना है, एच ने देना है। तो ये तो एसेट हुआ ना, डेबिट हो गया, डेटर हो गया, बैलेंस हमने लेना है, ड्यू टू जी है। ठीक है ना, मतलब जी को देना है किसने, एच ने देना। तो जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जी की बुक बना रहे हो तो जी की बुक में एच क्या होगा, एच डेटर होगा ना, तो ये डेबिट से स्टार्ट करूंगा मैं 3000, और इसकी ड्यू डेट भी क्या रखूंगा, अक्टूबर 1 रखूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, अक्टूबर 18 को, अक्टूबर 18 को क्या है, गुड सोल्ड बाय जी टू एच, अक्टूबर 18 को गुड सोल्ड बाय जी टू एच, जी ने बेचे, टू सेल्स अकाउंट, इसमें कितना है 2500। और ड्यू डेट क्या बनेगी, अक्टूबर 18 ही बनेगी अगर ना पता हो तो। फिर उसके बाद नवंबर 16 को लिखा हुआ है गुड सोल्ड बाय एच टू जी, एच ने बेचे। ध्यान समझना, जैसे सूरी वाले क्वेश्चन में था कि कभी सूरी बेच रहा था तो पूरी बेच रहा, मतलब कभी सूरी था कभी पूरी बेच रहा था। यहाँ पर अब गुड्स कौन बेच रहा है, एच बेच रहा है, बट हम तो एच के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या होगी, ये परचेजेस होगी, और परचेजेस करने की एंट्री क्या होगी जी की बुक्स में,
परचेजेस टू एच, तो ये एच के क्रेडिट में आएगा, तो ये आ जाएगा नवंबर 16। जब भी आपको अकाउंट करेंट ड्रॉ करने में थोड़ा सा इशू आए कि ट्रांजेक्शन यहाँ लिखनी है या यहाँ लिखनी है, आप क्या करें, आप एक जर्नल एंट्री बना लें। आपको जर्नल एंट्री बनाने से आपकी सारी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। तो नवंबर 16 को बाय परचेजेस अकाउंट, बाय परचेजेस अकाउंट, परचेजेस कितना, और इसमें ड्यू डेट क्या बन रही है, नवंबर 26 बन रही है, और अमाउंट कितना बच्चा, 4,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बच्चे दिसंबर 7। दिसंबर 7 को देखो फिर परचेजेज है, बाय परचेजेस अकाउंट, और इसकी ड्यू डेट क्या बन रही है, इसकी बन रही है दिसंबर 17। अमाउंट कितना, 3.5। फिर उसके बाद है 2011 की ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाती है। 2011 में क्या है, सबसे पहले प्रॉमिसरी नोट गिवन बाय जी टू एच, जी दे रहा है मतलब मैं खुद ही दे रहा हूँ जिसकी बुक है, मैं अगर प्रॉमिसरी नोट दे रहा हूँ मतलब मैं एक बिल एक्सेप्ट कर रहा हूँ, प्रॉमिसरी नोट मुझे मिल नहीं रहा। पिछले क्वेश्चन में अगर आपको याद हो, सूरीपुरी वाले क्वेश्चन में जब किया था हमने, तो यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट आपको मिल रहा था। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, रिसीव अ पूरी रिसीव अ प्रॉमिसरी नोट फ्रॉम सूरी। तो यहाँ पर पूरी का लेजर था, मतलब पूरी की बुक्स थी, उसमें सूरी का अकाउंट था, तो आपके लिए तो बीआर था, यहाँ पर आपके लिए खुद ही बीपी है क्योंकि आप उसको बिल दे रहे हो, तो यहाँ पर बिल्स पेबल आ जाएगा। तो एंट्री क्या होगी, जी टू बिल्स पेबल, तो यहाँ पर आ जाएगा टू बिल्स पेबल अकाउंट। और डेट क्या है बच्चे, डेट है जनवरी 3। अब 3 महीने का अगर आप बिल लिखोगे तो 3 महीने बाद ड्यू डेट क्या बनेगी, 3 महीने बाद फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल 3 प्लस 3 दिन जोड़ोगे तो ये आ जाएगा अप्रैल 6 आ जाएगा 2011 को। फिर उसके बाद क्या है बच्चे, कैश पेड बाय जी टू एच, कैश पेड बाय जी ने कैश दिया, तो फेब 4, तो ये किस नाम से आ जाएगा, टू कैश अकाउंट, कितना, 1,000 रुपए, और पीछे वाला अमाउंट कितना, 5,000 है यहाँ पर, और इसकी ड्यू डेट क्या होगी, फेब 4 ही होगी। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, गुड सोल्ड बाय जी टू एच, अब फिर खुद जी बेच रहा है, मार्च 21 टू सेल्स अकाउंट 4,300। और फिर इसके बाद बचे नेक्स्ट है आपका गुड सोल्ड बाय H2G, इसकी रेट तो क्या होगी, मार्च 21 ही होगी। और गुड सोल्ड बाय H2G तो मार्च 28 को आ जाए, बाय बाय नेक्स्ट आ जाता है आपका बाय परचेजेस आ जाएगा, बाय परचेजेस, और इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी, अप्रैल 8। ठीक है, अब आप अप्रैल 8 देखो तो अब आपके नंबर ऑफ डेज काउंट करने हैं, इसके लिए सारे दिन लेंगे, दोनों के दोनों दिन लेंगे, और बाकियों के लिए अब मैं क्या करता हूँ, तो मैं इसका बैलेंस निकालता हूँ, देखो कैसे होगा। रेडिंग जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपके 8 दिन माइनस के, और यहाँ पर कितने दिन, 6 दिन माइनस के चलेंगे, जहां पर आपके बाद वाले डेज आते हैं वहां पर आपको नेगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ 8 दिन माइनस के बनेंगे ना। आप देखो, अगर आपने आपको बताया था कि आपकी ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट कब आती है, ड्यू डेट अगर क्लोजिंग डेट के बाद आती है, तो आपके डेज कैसे बनते हैं, आपके नंबर ऑफ डेज कैसे बनेंगे, आपके नंबर ऑफ डेज नेगेटिव बनेंगे। चलो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, पहले वाले अक्टूबर के डेज काउंट करते हैं। अक्टूबर के डेज लिखो तो अक्टूबर के डेज क्या बनेंगे, ये बनेंगे आपके अक्टूबर में कितने दिन होते हैं बच्चे, 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31। ठीक है, और मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ, जैसे मैं कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ, 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस जनवरी के 31, फरवरी आपकी 2011 लग रही है, तो इसका मतलब है 28, और प्लस प्लस आपके साथ कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 31। ठीक है ना, टोटल अब आप नंबर ऑफ डेज निकालो, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने बनेंगे, चेक करो जरा, चेक करना। ये बन गया आपके 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 और प्लस 31, तो टोटल नंबर ऑफ डेज बने 182, 182 डेज बन गए। अब अक्टूबर 18 से दिन निकालो, तो अक्टूबर 18 से दिन कितने बचे, अक्टूबर के बचे 13, और अक्टूबर के 13 है, प्लस आगे के तो सेम रहेंगे, ये 13, तो ये इसमें से आप एक काम करें ना, 18 दिन कम कर देते, तो 18 कम करूँ 182 में से, महीने से 18 कम कर दूँ, तो ये 18 दिन अगर मैं कम करूँ यहाँ से, मेरा 1 अक्टूबर से डे काउंट करोगे, 18 दिन अगर मैं कम करूँ तो यहाँ मेरे दिन कितने बनते हैं, 13, यहाँ पर 13 बचे ना मेरे पास, अक्टूबर 18 के बाद 13 दिन बचते हैं मेरे पास, यहाँ पर 13, तो अगर मैं इसको जोड़ूँ, तो जोड़ूँ तो कितने बन रहे हैं बच्चे, ये बन रहे हैं 13 प्लस
30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस कितना हो जाएगा 28 प्लस 31। तो ये टोटल दिन बन गए 164। 182 में से 18 कम कर दो। फिर उसके बाद यहाँ से फेब 4 से बचे 24 तो फरवरी के दिन बचे और मार्च के 31। टोटल दिन बने हमारे 55। यहाँ 55 दिन बन गए। और यहाँ पर टू सेल्स करके कितना आ गया, यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट करके जो आ रहा है हमारा, ये आ रहा है आपका 4300 आ रहा है सेल्स अकाउंट करके। और ये मार्च 21 है, तो यहाँ मेरे पास कितने दिन बने, 10 दिन बने। यहाँ चले बच्चे, यहाँ मेरे नंबर ऑफ डेज कितने बनेंगे, नवंबर 26 से। तो नवंबर 26 में, नवंबर में कितने दिन बचे मेरे, 4, कि नवंबर में 30 दिन होते हैं, 4। मतलब मुझे नवंबर के 4 लेने, बाकी सारे पूरे सेम ही लेंगे। तो 4 दिन मेरे, तो ये आ गया 4 प्लस कितना आ जाएगा 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31। तो ये मेरे नंबर ऑफ डेज बने 125। और यहाँ पर बने कितने, यहाँ मेरे बनेंगे दिसंबर 17। तो दिसंबर में से 14 और आगे 31 प्लस 28 प्लस 31। तो ये बने 104 दिन बने मेरे यहाँ पे। और ये नेगेटिव बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव प्रोडक्ट लिखेंगे, यहाँ पर नेगेटिव प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसका अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ जाएगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 182। तो ये आ जा रहा है आपका टोटल जो आ रहा है 5,46,000। फिर उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूँ 2500 इंटू 164। तो ये आपका आ गया कितना, 4,10,000। ठीक है, 4,10,000 आपका टोटल बनेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना बनेगा, ये आ जाएगा 30,000 माइनस का, 30,000 माइनस का बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1000 इंटू 55। तो 55,000 आ गया। और ये आ गया आपका 43,000 आपका। यहाँ पर करो 125 इंटू 4,000, ये आ गया 5,00,000। और 3500 इंटू 104, ये आ गया 3,64,000। और यहाँ पर अमाउंट कितना था परचेजेस का, लास्ट की ट्रांजेक्शन का कितना था, गुड सोल्ड बाय H2G। तो ये 2700 का अमाउंट था। 2700 इंटू, ये आ जाएगा इंटू 8, ये आ जाएगा 21,600 माइनस का। ठीक है, अब इधर का टोटल निकालता हूँ, इधर का कितना आ रहा है। ठीक है, इधर का आ रहा है टोटल आपका 5,46,000 प्लस 4,10,000, ठीक है, प्लस 55,000 प्लस 43,000 माइनस 30,000। तो इधर का टोटल आ रहा है 10,24,000। 10,24,000। उधर देखिए कितना आ रहा है, उधर आ रहा है 5,00,000 प्लस कितना आ रहा है 364। ठीक है, और माइनस कितना 21,600। ये बन रहा है इधर का टोटल 8,42,400। 8,42,400। अब इसको मैं माइनस करूँ किसमें से, माइनस 10,24,000 में से माइनस करूँ तो मेरा बैलेंस कितना बच रहा है 181। तो मेरा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आएगा मार्च 31 को, मार्च 31 को। ठीक है बच्चे, मार्च 31 को मैं क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट लिखूंगा, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना आएगा बच्चे, मेरा जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, वो बनेगा 181,600। और टोटल कर दूंगा मैं इसको 10,24,000। और अमाउंट का टोटल कर देते हैं अभी हम। और मार्च 31 को मुझे अमाउंट का बैलेंस शीट ही निकालना है, तो उसके लिए मुझे मार्च 31 को इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। रीजन क्योंकि डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट लूंगा मैं, तो इंटरेस्ट का, ठीक है, कितना आएगा 181,600 इंटू कितना, इंटू आ जाएगा आपका 10% और इंटू 1/365, डिवाइड बाय 365। तो ये इंटरेस्ट आ गया आपका 49.75। और बोला कि राउंड ऑफ करना आपको, तो इंटरेस्ट आ गया 50%। और मैं बैलेंस सीडी निकाल देता हूँ, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी देखो क्या होगा इसका, ऊपर करो तो 3,000 प्लस 2,500 प्लस 5,000 और प्लस कितना आ जाएगा 1,000 और प्लस 4300
और प्लस 50 माइनस करो, इसमें से कितना आ जाएगा, माइनस करो इसमें से 4000 और माइनस कितना 3500 और माइनस है आपका 2700। तो फाइनली आपके हाथ में जो बैलेंस आता है 5650 आता है। तो बैलेंस ईडी 5650 आ जाएगा। आपका जो बैलेंस ईडी बनेगा बनेगा 5650। और टोटल आपका कितना आ रहा था, एक बार फिर चेक कर लेते हैं यार। आपका टोटल आ रहा है 4000 प्लस 3.5 प्लस 2700 प्लस 5650। ठीक है, टोटल आ गया 15,850। 15,850। ठीक है जी, ये हो गया रेडिंग। तो जब भी रेडिंग का इश्यू कब आएगा, रेडिंग मतलब नेगेटिव है। अब नेगेटिव वाली बात हो जाती है क्योंकि आप ड्यू डेट से मतलब आपकी ड्यू डेट बाद में फॉल कर रही है। तो जब ड्यू डेट बाद में फॉल करती है तो फिर आप इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट नेगेटिव है क्लोजिंग डेट के बाद। ठीक ना, मैं ये समझ आ गया बच्चे, इसमें कोई डाउट बच्चे, ये तो नेगेटिव है। मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, ये नोटिंग होगी ना। अब देखो, ये देखना चाहो तो देख लो आप लोग, अगर कुछ पेंडिंग है आपकी नोटिंग तो आप नोटिंग कर सकते हो, पोज करके नोटिंग कर सकते हो। देखो अब मैं इस क्वेश्चन को एक और ढंग से प्रेजेंट करके दिखाऊँ। मैं इस पेज को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे दोबारा से सारी चीजें रिपीट करनी है, मुझे देख के एज इट इज बनाना है। मैं आपको रेडिंग वाले क्वेश्चन की ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन बताता हूँ कि ऑल्टरनेटिवली हम इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखो, ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ आपको कि आप रेडिंग को इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर सेम वही लिखना है, एच इन अकाउंट करेंट, एच इन अकाउंट करेंट, एच अकाउंट करेंट में विथ किसके, विथ जी। और कब तक है, अप टू 31 मार्च 2011, 2011 तक की बात हो रही है। और इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर annum। तो यहाँ पर अगर हम बात करूँ तो पहला कॉलम डेट का, फिर किसका, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में यहाँ पर बना दो ड्यू डेट, और फिर उसके बाद अमाउंट, नंबर ऑफ डेज और फिर आपका प्रोडक्ट। ठीक है, देखो फॉर्मेट कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कि आप कॉलम आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, जनरली जो आईसीआई का स्टडी मैट है उसमें आईसीआई तो कोई सजेस्टेड आंसर्स में अगर आप देखो तो ड्यू डेट बनाता ही नहीं वो। तो अगर वो डेट, ये दोनों डेट सेम होती है, ठीक है, तो यहाँ तो हम बना ही रहे अमाउंट और नंबर ऑफ डेज और फिर उसके बाद प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उसके बाद अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, फिर उसके बाद वही 4 कॉलम जो हमारे यूज होते हैं, वो 4 कॉलम की हम बात करेंगे। इसमें पर्टिकुलर्स आ जाएगा और इसमें आपका ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद आपका अमाउंट एंड फिर नंबर ऑफ डेज एंड फिर लास्ट कॉलम इज फॉर प्रोडक्ट, क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं रेडिंग वाले को एक और अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन दी जाती है, मैं उस अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन को करके दिखा रहा हूँ। पहले मैं क्वेश्चन एज इट इज नोट कर रहा हूँ, आप भी नोट कर लें। 2010 पहले मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ अपनी। तो ये अक्टूबर 1 है आपका टू बैलेंस बीडी। ठीक है ना, बैलेंस बीडी कितना है, इसकी ड्यू डेट भी अक्टूबर 1 है, बैलेंस कितना है 3000 और नंबर ऑफ डेज कितने 182 इसमें। फिर उसके बाद अगली ट्रांजेक्शन आ रही थी अक्टूबर 18 की, तो ये आ जाएगा आपका टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है, सेम है एज इट इज ही नोट करना है आपने। अक्टूबर 18 प्रेजेंटेशन थोड़ी सी चेंज करके दे रहा हूँ कि आप एक और प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं। मैं आपको प्रेजेंटेशन का तरीका सिखा रहा हूँ रेड इंक में ही, ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन। तो रेड इंक में देखो, एक तो मैंने इंटरेस्ट वाला बताया था कि इंटरेस्ट नेगेटिव हो जाता है, एक मैंने आपको प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट नेगेटिव है। अब प्रोडक्ट को भी एक और तरीके से प्रेजेंट करना सिखा रहा हूँ, तो वो समझो आप लोग, वो कैसे करते हैं हम लोग। 164 और यहाँ पर 2000 इसके बाद 11 आ गया था, जनवरी 3 की ट्रांजेक्शन थी। और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। और नहीं, जनवरी 3 में पहले बिल्स पेबल था, टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। और जिसकी ड्यू डेट क्या बन रही थी, जिसकी ड्यू डेट बन रही थी April 6। और यहाँ पर अमाउंट कितना आ जाएगा 5000। यहाँ पर आपके 6 दिन नंबर ऑफ डेज नेगेटिव में, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर इसके बाद आपकी Feb 4 की ट्रांजेक्शन है, Feb 4 में क्या है, टू कैश अकाउंट, कैश करके आपने Feb 4 को कितनी अमाउंट पे किया था, 1000 रुपये पे किया था। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या किया बच्चे, March 21 की आपकी ट्रांजेक्शन है, March 21 किस नाम से, टू सेल्स अकाउंट,
फिर से कम, और इसकी ड्यू डेट भी क्या बन रही है, मार्च 21 ही बन रही है, और इसकी ड्यू डेट फेब 4 ही बन रही है, मार्च 21 को 4300। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ डेज कितने बन रहे थे, 55, और इसके नंबर ऑफ डेज बन रहे थे आपके कितने, 10। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इधर आपकी ट्रांजेक्शन क्या क्या थी, नवंबर 16 की थी, बाय परचेजेस। ठीक है बच्चे, बाय परचेजेस थी कितनी, नवंबर आपकी 16 ही बन रही है, और नवंबर 26, सॉरी 10 दिन का यहाँ क्रेडिट आपको मिल रहा है 4000, और नंबर ऑफ डेज कितने बन रहे थे, 125, बस वो नेगेटिव वाले नहीं लिख रहा है। दिसंबर 7 बाय परचेजेस अकाउंट, अगेन बाय परचेजेस, और इसकी ड्यू डेट क्या है, दिसंबर 17, और 3500, इसके डेज क्या बन रहे थे, 104 बन रहे थे, और फिर 2011 स्टार्ट हो गया था, 2011 में आपके पास था मार्च 28 बाय परचेजेस अकाउंट, यहाँ आ रहा था बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, और इसकी ड्यू डेट क्या बन रही थी, अप्रैल 8, 2700, इसको मैं अभी नहीं ले रहा। और फिर इसके बाद और कोई ट्रांजेक्शन नहीं, पहले तो मैंने क्वेश्चन ड्राफ्ट कर लिया, ये जो आपका क्वेश्चन है मैंने पहले क्वेश्चन को ड्राफ्ट कर लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखो, जो मैंने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया, तो क्वेश्चन में क्या आ रहा है बच्चों, क्वेश्चन क्या आ गया, अब यहाँ पर जो डेज बन रहे थे, आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो इसका प्रोडक्ट आपका कितना आ रहा था, 546, इसका आ रहा था, इसका कितना आ रहा था, इसका आपका आ रहा था कितना, 4,10,000। ठीक है, इसके 6 दिन माइनस के थे, और इसके 8 दिन माइनस के थे, और इसका प्रोडक्ट कितना बन रहा था, इसका प्रोडक्ट आपका बन रहा था 5 लाख का, और इसका प्रोडक्ट आपका बन रहा था 3,64,000 का। ठीक है ना, इसका प्रोडक्ट आपका 364 का बन रहा था, ये हम कर चुके हैं अभी, बिल्कुल सेम वही है, 364 का इसका प्रोडक्ट आ रहा था, और इसका प्रोडक्ट, और यहाँ पर देखें, यहाँ कितना आ रहा था, 55,000 का प्रोडक्ट आ रहा था आपका, और यहाँ प्रोडक्ट कितना आ रहा था, 43,000 का आपका प्रोडक्ट आ रहा था। अब आप बच्चे समझो, ये नेगेटिव यहाँ पर लिख रहे थे, बट मैंने कहा था ये नेगेटिव यहाँ ना लिखने की बजाय एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि या तो यहाँ माइनस में लिख दो, अगर आप इसे नहीं लिखना चाहते नेगेटिव में, तो इन कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ दो, इसकी बजाय आप यहाँ पर क्या करो, इसको अपोजिट साइड में लिख दो, क्योंकि नेगेटिव का रिवर्स यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ मार्च 31 को लिख दो, मार्च 31, तो टू लिखो, टू रेड इंक प्रोडक्ट, बट रेडिंग प्रोडक्ट किसका, इस ट्रांजेक्शन का। अगर सपोज करो यहाँ दो नेगेटिव होंगी, तो मुझे 2 बार टू रेडिंग प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। अब लिखना कैसे पता चलेगा ये कौन सी ट्रांजेक्शन के लिए, ये अप्रैल 8 वाली ट्रांजेक्शन के लिए। इसका रेडिंग प्रोडक्ट अगर देखो तो वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था 2700 × 8, कितना आ रहा है, 2700 × 8, 2700 × 8 ये आ रहा था 21,600, तो मैं इसको यहाँ लिख दूंगा, बाकी कहीं कुछ नहीं लिखूंगा अमाउंट कॉलम में, तो मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, और इसका मैं यहाँ लिख दूंगा मार्च 31 को, एक ही बात है। ये ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन होती है, मार्च 31, और कैसे लिखोगे, बाय रेडिंग प्रोडक्ट। तो रेडिंग प्रोडक्ट में क्या होगा बच्चे, जब यहाँ पर आप रेडिंग प्रोडक्ट लिखोगे, तो ये कौन सी ट्रांजेक्शन के रेफरेंस में है, ये है जिसकी अप्रैल 6 की ड्यू डेट है, और ये कितना आ रहा था, 30,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो आप माइनस का यहाँ ना लिख के अपोजिट साइड में लिख दो। तो एक और प्रेजेंटेशन होती है, हम लोग जो माइनस जिस साइड में है उसके अपोजिट साइड में लिख देते हैं, ट्रांजेक्शन को उसी जगह लिखते हैं, बट इनके प्रोडक्ट्स को हम अपोजिट साइड में लिख देते हैं। तो ये एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमने क्या किया, जिसमें अभी मैंने क्या किया था, मैंने इसको नेगेटिव लिया था यहाँ पर 21,600, अब 21,600 मैंने यहाँ ना लिख के यहाँ लिख दिया, और इस 30,000 को, सपोज करो यहाँ दो ट्रांजेक्शन होती नेगेटिव होती, तो मैं 2 बार टू बाय क्या लिखता, 2 बार लिखता आपका बाय, यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा ना, बाय रेडिंग प्रोडक्ट, तो ये 2 बार लिखना पड़ता मुझे। तो जितनी ट्रांजेक्शन डेबिट में नेगेटिव होंगे, उतनी बार आपको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा, और जितनी क्रेडिट में आपकी नेगेटिव ट्रांजेक्शन होगी, उतनी बार आपको डेबिट में लिखना पड़ेगा। तो ये रेडिंग का कंसेप्ट चलेगा ही चलेगा। अब हम आगे बात करते हैं बच्चे, हम अपने इस लेजर को क्लोज करते हैं। अब भी वही आंसर आएगा, प्रेजेंटेशन में डिफरेंस आ गया बच्चों, देखो टोटल करो, अब टोटल करो कितना आ रहा है, देखो अब अगर मैं टोटल करूँ तो कितना आ रहा है, 546 प्लस 4,10,000 प्लस 55,000 प्लस 43,000, प्लस कितना आ गया, प्लस आ गया 21,600, तो मेरा टोटल आ रहा है 10,75,600 आ रहा है इधर का। और इधर का टोटल कितना आ रहा है बच्चों, ये तो इधर का आ गया, इधर का कितना आ रहा है, 5 लाख, और ये हो गया 864 प्लस 30, ये हो गया 894, इसमें से 894 माइनस कर दो, 8,94,000 आप इसमें से डिडक्ट कर दो, माइनस 10,75,600, ये आपके पास वही बैलेंस आ गया, 1,81,600 ही आएगा। मार्च 31 को आप ऐसे लिखोगे, या लिखोगे बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट,
ठीक है, तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया, 1,81,600 आ गया। और फिर आप इंटरेस्ट की एंट्री बना दो मार्च 31 को। मार्च 31 को क्या लिखो, टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये आपकी एंट्री आ जाएगी टू इंटरेस्ट अकाउंट करके। और जो जितना इंटरेस्ट होगा वो आप इंटरेस्ट लिखेंगे। मार्च 31 को क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट आ जाएगा। और इंटरेस्ट कितने हैं, 50 रुपये। टोटल वही होगा जो अकाउंट का लेजर का पहले टोटल था आपका, 15850, 15850। और मार्च 31 को हम क्या लिखेंगे, टू बाय सॉरी बाय बैलेंस ईडी। तो मेरे को बैलेंस ईडी आ जाएगा अमाउंट का, कितना आ रहा था अमाउंट का, ये आ जाएगा 5650। तो आप ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन इस तरीके से भी दे सकते हैं, मतलब रेडिंग को या तो नेगेटिव लिख लीजिए, जिस साइड का है वहीं पर लिख लीजिए, बट एक्चुअल में ट्रांजेक्शन अपोजिट साइड की होती है, इसलिए उधर नेगेटिव होती है, जो मैंने पहले भी बताया था। तो मैं क्यों ना इसको अपनी प्रॉपर साइड में ही लेकर आ जाऊँ। तो बस ये बात ध्यान रखना, जितने रेडिंग ट्रांजेक्शन होंगे उतनी बार आपको, और डेट आपको रेडिंग प्रोडक्ट की क्लोजिंग वाली ही लेनी होती है। तो आप रेडिंग प्रोडक्ट की तरह ही आप इसको लिख सकते हो। ठीक है जी, कोई डाउट बचे? यस, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो